भाटिया जी कह रहे हैं आप लोगों की हालत ज्यादा खराब है, इस वजह से आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं सुनील चोपड़ा जी। आपकी हालत ये हम तो श्रीलंका के नागरिकों के साथ खड़े हैं, ये क्या खड़े हो गए? ये तो अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हो बोलने की समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक बार सुनील चोपड़ा जी की बात यही हाल होगा। सुनील चोपड़ा जी, ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, आपका भी यही हाल होगा? बना तो नहीं रहे हैं देश के लिए, मतलब इस तरह का कम से कम एक भाव नहीं जाए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा टीएमसी के भी एक विधायक की इस तरह की टिप्पणी सामने आई। श्रीलंका में अगर इस तरह की हालत है तो हम उससे सबक लेकर आगे बढ़ सकते हैं, मगर ये कैसे कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी हमारी भी? अगर आप जनता के साथ धोखा करेंगे तो यही होगा आपके साथ भी। और आप समझ लो कि अगर हम बचते नहीं हैं इससे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि परिवारवाद इनके बीच में भी है। सिर्फ परिवारवाद भी नहीं, सिर्फ परिवारवाद भी नहीं, असलियत ये है कि इनके यहाँ एक नई चीज हो रही है कि आप लोगों को इस देश से बाहर भगा रहे हैं और विदेशी पूंजी यहाँ आ रही है पैसा बनाने के लिए। आपके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। विदेशी पूंजी अगर आ रही है तो वो अच्छी बात है या गलत बात है? आप अपनी पूंजी से कुछ कीजिए। हाँ, गलत बात है, वो पैसा बनाने आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो दूसरे देशों के, ठीक है, मैं समझ गई। अभय दुबे जी जल्दी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद जगदीश मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, वो बार बार गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किस तरह से मजबूत है, भारत की परिस्थितियों को मत तुलना कीजिए। वहां से गौरव भाटिया जी बार बार इस बात को राज पे क्या कार्रवाई करी है, ये जरूर सवाल पूछ लीजिए। एक भी तर्क मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। भारत सरकार की रिपोर्ट सुन लीजिए। 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी हिंदुस्तान में घट गई। आरबीआई ने इस महामारी के पहले बोला था कि 58 साल में पहली बार हुआ कि जो बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ है वो गई। एनएसएसओ ने बताया कि 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में, एनएसएसओ ने बताया। अभी एनएसएसओ ने बताया कि 27 रुपए किसानों की आमदनी रह गई और आपके धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे। इसी भारत सरकार की मिंट स्ट्रीट मेमो ने बताया कि कैसे आपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पढ़ लीजिए। चीन को सिर्फ आपने भारत की सरहदें पार नहीं कराई, व्यापार की हदें भी पार करा दी। खुद आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रही है भारत को जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपने पहुंचा दिया है। अभी गेहूं का प्रिकरमेंट आपने नहीं किया तो आपने जो पेटर में फूड का वो चेंज कर दिया हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए। अरे आज 100 रुपए पार पेट्रोल, 100 रुपए डीजल, 200 रुपए दाल, 200 रुपए तेल, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर। ये उज्ज्वला के 3.5 करोड़ बहनों ने वापिस चूल्हा जलाना प्रारंभ कर दिया है। वो गैस के सिलेंडर रख दिए उन्होंने, गौरव भाटिया जी। तो ये क्या है? ये उसी परिस्थिति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय नहीं मिला तो यही होगा। ये आगाह करना। जगदीश शेट्टीगढ़ की ओर से ये कहा गया है दुबे जी की दरअसल कोरोना के बाद जिस तरह के हालात बने हुए थे वो परिस्थितियां ज्यादा वहां के लिए जिम्मेदार थी, और उन परिस्थितियों से अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं और हालात के मद्देनजर तो हिंदुस्तान ने उससे निपटने की कोशिश भी की। ठीक है गौरव भाटिया जी, आप बोल लीजिए, उसके बाद जगदीश साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वो बता रहे हैं 12 करोड़ रोजगार चले गए। मैंने तो बताया बड़ी जिम्मेदारी पहले की स्थिति थी। सुनिए, पैंडेमिक के पहले बड़ी क्वार्टर तक लगातार ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की एक सकारात्मक बात प्लीज शांत कराइए। आपने जो सवाल पूछे हैं उस पर जवाब ले लेंगे अभय दुबे जी। ठीक है गौरव भाटिया जी जल्दी से। मुझे आपको एक ही बात कहनी है, भारत क्या है ये कांग्रेस पार्टी को भी पता होना चाहिए, पूरे विश्व को पता होना चाहिए। भारत वो है 200 करोड़ टीके वैक्सीन लगा दिए हमने। जो कांग्रेस कहती थी मोविड है, ये टीके मत लगाओ। भारत ये है 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन 2 साल तक दिया है, ये भारत है। भारत ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम सदस्य हैं। भारत ये है कि हम कोड के मेंबर हैं। भारत ये है कि हम ब्रिक्स के मेंबर हैं। भारत ये है पूरा विश्व एक नई लेबोरेटरी बनाई हो तो बता दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करते हैं। ठीक है, देखा दर्द हो। अरे भारत के नागरिकों को देख लीजिए आप, पूरे विश्व की व्याख्या। ठीक है चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए देखिए भारत के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कम से कम हिंदुस्तान के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष दोनों की जुबान एक जैसी हो, लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है।
जाता है। प्रोफेसर जगदीश शेट्टीकर जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि बहुत सारे आंकड़े हैं, टैक्स कटौती का मैं यहां पर जरूर जिक्र करना चाहूंगी। राष्ट्रपति राजपक्षे ने साल 2019 में टैक्स कटौती का निर्णय किया था, जिसके कारण सरकार को सालाना $1.4 बिलियन का नुकसान हुआ। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है इस तरह के हालात में श्रीलंका के पहुंचने की। देखिए, जहां तक टैक्स रिफॉर्म्स का सवाल है, दुनिया में कोई भी देश, किसी भी देश जब भी टैक्स रिफॉर्म करता है उसका असर रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है। जहां तक हमारा देश में भी देखा जाएगा तो 91 में इंपोर्ट ड्यूटी 300% था, अभी वो घट के 10-20% का है। और एक्साइज ड्यूटी पहले 150% था, उसको भी हम घटा के अभी जीएसटी लगाया, उसका बदले में मैक्सिमम 28, जो पहले सेंटर और स्टेट्स का मिला के अभी 20। स्टेट्स जहां भी टैक्स रिफॉर्म होता है उसका बुरा असर नहीं होता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स रेवेन्यू में वो बढ़ोतरी होती है, इसलिए वो गलत वहां नहीं है, वो डिस्टॉर्शन, क्योंकि उन्होंने टैक्स रेट कम किया, वो भी आयात का टैक्स को कम किया, वो अच्छी बात था। मगर उसका साथ नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किया, वो अच्छी बात है। तो मगर इसका साथ साथ उन्होंने एक इंपोर्ट बैन किया, क्योंकि व्यापार एक तरफ से नहीं होता है, वो लेना देना तो दोनों तरफ से होना है। ये नहीं है हम एक्सपोर्ट करेंगे। सर, एक लाइन में और आपका मैं जवाब चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान के मन में कई लोगों की ओर से सवाल खड़े किए गए कि हमारी जो स्थिति है कहीं वैसी परिस्थिति नहीं बन जाए जैसा कि श्रीलंका में है। आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, जहां तक उस तरह सवाल ही कंपेयर करना है गलत है। जैसे मैंने कहा 91 में $1.1 बिलियन था, उसको हमने इम्प्रूव किया क्योंकि हमारा ताकत था। आज 640 बिलियन तक गया, अभी जो मौजूदा परिस्थिति में थोड़ा कम हो के थोड़ा 600 से कम हुआ, मगर उस तरह की परिस्थिति नहीं है और श्रीलंका की तुलना भारत से कतई नहीं हो सकती है। बार बार हमारे जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो भी इस बारे में जोर दे रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर कहीं पर आग लगी हो तो फिर न सिर्फ वहां पर पानी बुझाने जाना चाहिए बल्कि अपने घर को भी महफूज रखने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए।